जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज बिहार समान अध्ययन का क्लास नंबर 5 देखते हैं, यानी लेक्चर नंबर 5 देखते हैं। इससे पहले आपको हम इसका 4 क्लास करवा चुके हैं। हम लोग पिछले क्लास में बिहार की प्रमुख नदियों को देखे थे और बहुत ही अच्छे से आपको हम समझाए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की प्रमुख जलप्रपात, जल कुंड और प्रमुख झीलें। देखते हैं आज क्लास में कितने हो पाते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको कहना चाहेंगे कि इतने अच्छे कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि व्यूज जितना अधिक जाएगा उतना ही मुझे एनर्जी मिलेगा पढ़ाने में। ठीक है, हालांकि मैं क्लास आपको ये रेगुलर करवाऊंगा, पूरे आपको बिहार स्पेशल पूरे खत्म करवाऊंगा। ठीक है, पूरे एंड तक आपको करवाऊंगा। अभी आपका बिहार का ज्योग्राफी चल रहा है, इसी तरह से हम आपको बिहार के पॉलिटी, बिहार की हिस्ट्री भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखेंगे आपका बिहार की प्रमुख जलप्रपात, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला आपका है काकोलत जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात है, तो ये है आपका नवादा जिला में। ठीक है, नवादा जिला में है, और ये आपका लोहवर नदी पर बना है काकोलत जलप्रपात। तो आपको ध्यान रखना है कि काकोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा जिला में। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, अगला आपका है तेलहर कुंड, तेलहर जलप्रपात। तो तेलहर जलप्रपात भी आपका ये कैमूर जिला में है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। काकोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा। तेलहर जलप्रपात कहाँ है, तो कैमूर जिला में। नेक्स्ट आपका है करकट, करकट जलप्रपात, तो ये है आपका कैमूर जिला में। कैसे याद रखेंगे, देखो करकट, तो करकट ये भी आपका क से शुरू होता है, और कैमूर में भी क्या है, क है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि करकट जलप्रपात कहाँ है, कैमूर में है। ठीक है, तो कुछ न कुछ लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। अगला आपका है दुर्गावती, दुर्गावती जलप्रपात, तो ये आपका रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात है, तो ये आपका रोहतास में। फिर आपका कर्मनासा जलप्रपात, तो ये आपका बक्सर में। अब देखो इसको याद रखना आसान है। कैसे, आपको हम पिछले क्लास में कल आपको समझाए थे कि कर्मनासा नदी जो है ना, कर्मनासा नदी वो आपका बक्सर के चौसा के पास गंगा में मिलती है। तो अब वो ये आपको पता यदि होगा कि कर्मनासा नदी जो है वो बक्सर के चौसा के पास आकर गंगा में मिलती है, तो यहाँ से बक्सर तो आ ही रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कर्मनासा जलप्रपात आपका बक्सर जिला में है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे आपको इस तरह से आप याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए कुछ न कुछ आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। अब जब कुछ न कुछ लॉजिक लगाते हैं तो उस तरह से आपको याद ज़्यादा दिन रहता है और उसको भूल नहीं पाते हैं। मुझे लगता है एक उसको भूल पाएंगे कि कर्मनासा जलप्रपात, तो कर्मनासा नदी जो है बक्सर चौसा के पास आकर गंगा मिलती है, इसीलिए कहेंगे कि कर्मनासा जलप्रपात कहाँ है, बक्सर जिला में। ठीक है, तो हम लोग ये 5 अभी देखें, तो 5 को चलिए दोबारा हम फिर देखते हैं। काकोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा। तेलहर जलप्रपात कैमूर। करकट जलप्रपात कैमूर, क से करकट, क से कैमूर। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर। ठीक है, 5 आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे कर्मनासा से आगे धुआं कुंड, धुआं कुंड जलप्रपात, ये आपका सासाराम। ठीक है, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम है, जिला कहेंगे तो रोहतास जिला में। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन में सासाराम ही आएगा, रोहतास कम उम्मीद है आपका ऑप्शन में रहेगा। तो ध्यान रखिए धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर है, सासाराम में। ठीक है, और ये है आपका कीव नदी पर। अगला है मझर कुंड जलप्रपात, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। मझर कुंड जलप्रपात ये है आपका सासाराम रोहतास में। तुतला जलप्रपात सासाराम रोहतास। कशिश वाटरफॉल ये भी आपका सासाराम रोहतास में। ठीक है, तो सासाराम रोहतास का ये आपका 4 जलप्रपात है जिसको आपको याद रखना है। धुआं कुंड सासाराम, मझर कुंड सासाराम, तुतला जलप्रपात, तुतला जलप्रपात सासाराम, कशिश वाटरफॉल सासाराम। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट जो आपका जलप्रपात है इसे हम देखे हैं। चलिए आगे हम देखेंगे
जल कुंड, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए जल कुंड में बहुत कम है, आपको याद रखना बहुत आसान होगा। देखो जो है आपका राजगीर में है, राजगीर में और मुंगेर में, दो में ही आपका ज़्यादा जल कुंड मिलेगा। तो बस दो का ही टेंशन है, राजगीर और मुंगेर। चलिए पहले हम देखते हैं राजगीर के जल कुंड। ठीक है, देखिए राजगीर में कौन कौन सा जल कुंड है, तो ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सप्तधारा कुंड, नानक कुंड। ठीक है, फिर देखते हैं ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सप्तधारा कुंड, नानक कुंड। और ये जो आपका ब्रह्म कुंड है ना, ये आपका सबसे गर्म जल कुंड है। ठीक है, बिहार के हम बात करें तो सबसे गर्म जल कुंड आपका ये है ब्रह्म कुंड। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्म कुंड। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो राजगीर में है। तो ये राजगीर का जल कुंड है, उसको ध्यान रखिए। ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सप्तधारा कुंड, नानक कुंड। ठीक है, और सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, ब्रह्म कुंड है। अब हम देखते हैं मुंगेर का। ठीक है, मुंगेर का देखिए, मुंगेर में आपका है ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, स्वर कुंड, जन्म कुंड, पंचतर कुंड, भरारी कुंड। ठीक है, अब देखिए मुंगेर में आप देखिएगा तो ज़्यादा ना भगवान के नाम पर है। देखिए ऋषि मुनि, ऋषि कुंड, रामेश्वरम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, मेरे नाम पर भी है कुंड। ठीक है, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड। तो ये आप देखेंगे ना, यहाँ ज़्यादातर भगवान के नाम पर आपका ये कुंड है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको सफाई याद नहीं है, थोड़ा भी याद नहीं है कि वो किस जिला का है, और लेकिन भगवान के नाम पर है, तो आप मुंगेर लगा सकते हो। ठीक है, सही होने के ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ज़्यादा आपको सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे आपका राजगीर का। यहाँ देखो ब्रह्म कुंड, ये भी भगवान के नाम पर है, सूर्य कुंड, लेकिन ये तो आपका राजगीर में है। हम ये नहीं किए, लेकिन आप याद रखने के लिए रख सकते हो कि जो भगवान के नाम पर ना, लगभग आपका ये मुंगेर में है। ठीक है, तो इसको चलिए फिर देखते हैं मुंगेर का। ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ये आपका मुंगेर में है। स्वर कुंड, जन्म कुंड, पंचतर कुंड, भरारी कुंड। ठीक है, ये सभी आपका मुंगेर में है। और यहाँ आपका सबसे, मुंगेर में बात करें हम, मुंगेर में सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तो ये आपका लक्ष्मण कुंड। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर भी हम लिख दिए हैं 62 डिग्री सी। और यहाँ पर देखे थे हम आपका राजगीर में सबसे गर्म जल कुंड, तो ये था आपका ब्रह्म कुंड, इसका टेम्परेचर देखिए 87 डिग्री सी। तो ये दोनों में जो आपका गर्म है, उस दोनों में आप कंपेयर कीजिएगा ना, कंपेयर कीजिए इस दोनों में, तो सबसे गर्म कौन है, ये है ब्रह्म कुंड। तो पूरे बिहार में पूछे सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तो ये है आपका ब्रह्म कुंड। यदि पूछे मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तब होगा लक्ष्मण कुंड। ठीक है, तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछे बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन है, तो ब्रह्म कुंड होगा। लेकिन पूछे आपका मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तब होगा आपका लक्ष्मण कुंड। ठीक है, अब चलिए आपका गया का भी 2 कुंड है, ध्यान रखना, जल कुंड है आपका अग्नि कुंड और ब्रह्म कुंड, ये भी आपका गया में है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है नदी किनारे शहर, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं उसको। अगला टॉपिक आपका है सिंचाई हम देखेंगे। इससे पहले आपका एक टॉपिक देखना है मुझे, ये मृदा भी नहीं, एक सेकेंड, कहाँ है आपका एक टॉपिक था आपको जो आगे दिया, हाँ यहाँ देखिए प्रमुख झील। ठीक है, इसके साथ हम झील भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आपका जो सिंचाई परियोजना है, उसको हम बाद में देखेंगे। हम देखते हैं प्रमुख झील है। ठीक है, हम लोग जलप्रपात देखे, जल कुंड देखे, और ये तीसरा इसमें है आपका प्रमुख झील। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका कांवड़ झील, तो कांवड़ झील कहाँ है, बेगूसराय में है। कांवड़ झील बेगूसराय में है, और इसे 2020 में रामसर स्थल का दर्जा मिला था। और ये भारत का 39वां रामसर स्थल है, भारत का 39वां रामसर स्थल है, जिसे 2020 में रामसर स्थल में जोड़ा गया था आपका कांवड़ झील बेगूसराय को। और ये जो कांवड़ झील है, ये बूढ़ी गंडक नदी पर निर्मित है। ठीक है, अगला आपका है गोगा झील।
गोगा बिल और घोंघा झील। तो गोगा बिल और घोंघा झील ये दोनों आपका कटिहार में है, ठीक है। गोगा बिल कहाँ है? कटिहार में। और इसे हाल ही में आपका रामसर स्थल में शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका 2025 में किया है गोगा बिल को। तो गोगा बिल कहाँ है? कटिहार में है, ठीक है। और ये घोंघा झील कहाँ है? कटिहार में है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो गोगा बिल है, गोगा बिल ये आपका बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, ठीक है। ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, घोषित किया गया था आपका गोगा बिल को, इसको आप ध्यान रखना। अगला है कुशेश्वर झील, ये दरभंगा में है। सिमरी झील सहरसा में है, सिमरी झील सहरसा में है, ठीक है। आपका जगतपुर झील भागलपुर में है। घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील ये आपका राजगीर में है। अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में है, अनुपम झील कैमूर में है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये अनुपम झील वाले क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछा गया है? कांवड़ झील आ चुका है, गोगा झील आ चुका है, और आपका अनुपम झील एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। और ये सब जो है अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, तो ध्यान रखिएगा। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। सिमरी झील सहरसा में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे बिहार में सिंचाई प्रणाली, ठीक है। अब देखिए सिंचाई प्रणाली में देखेंगे हम, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन नहर है, और नहर से बिहार में लगभग 30% भूभाग पर सिंचाई की जाती है। बिहार में नहर से लगभग 30% भूभाग पर सिंचाई की जाती है। अगला है कि अधिकतम सिंचित जिला, अधिकतम सिंचित जिला का मतलब हुआ कि सबसे अधिक सिंचाई किस जिला में की जाती है? तो ये आपका रोहतास, सबसे अधिक सिंचित जिला आपका है रोहतास। अगला है न्यूनतम सिंचित जिला, तो ये आपका है शिवहर, ठीक है। हालांकि ये आपका डाटा जो है ना, ये प्रत्येक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद ये आपका चेंज होते रहता है, ठीक है। हालांकि आपका मैक्सिमम सिंचित जिला में हमेशा रोहतास ही रहता है, लेकिन न्यूनतम आपका चेंज होते रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप शिवहर ध्यान रखिए, लेकिन ये डाटा आप प्रत्येक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आपका चेंज होते रहेगा, इसलिए इस दोनों को फिक्स मत रखिएगा। लेकिन हालांकि आपका सबसे अधिक सिंचित में रोहतास हमेशा रहे हैं, ठीक है, लेकिन न्यूनतम वाले आपका चेंज होते रहता है, इसीलिए इस नोट्स में यहाँ पर न्यूनतम नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो अधिकतम सिंचित जिला कौन सा है? रोहतास है। और सबसे कम कौन सा है? तो शिवहर है, फिलहाल के लिए ध्यान रखिए, ठीक है। आगे आपका कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला, तालाब से सबसे अधिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो ये आपका होता है दरभंगा, ठीक है। सेकेंड स्थान पर आपका है शेखपुरा, लेकिन सबसे अधिक ध्यान रखिए। तो तालाब से सबसे अधिक सिंचाई किस जिला में होता है? दरभंगा। नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है आपका रोहतास। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो ये आपका रोहतास, यानी सबसे अधिक नहर के द्वारा सिंचाई किस जिला में होता है? रोहतास में होता है। और रोहतास में आगे पढ़ेंगे किस नहर से होता है? तो सोन नहर से होता है, ठीक है। सोन नदी से नहर निकला हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, समस्तीपुर। नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो समस्तीपुर में, ठीक है। सभी में हम सेकेंड स्थान भी दिए, यहाँ तो कोई सेकेंड स्थान सीतामढ़ी का है नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई में, ठीक है। नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई रोहतास में है। सेकेंड स्थान आपका पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना है। ये क्या है? ये आपका ऑल ओवर में है। सबसे अधिक सिंचित जिला आपका रोहतास है, सबसे कम में शिवहर है। तालाब के द्वारा सबसे अधिक सिंचित जिला दरभंगा है। नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचित जिला रोहतास है। नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई वाला जिला समस्तीपुर है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आपका यहाँ पर जो आपका नदी से जो नहर जो निकाला गया, जैसे आपको देखो त्रिवेणी नहर है, तो ये गंडक नदी से निकलते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार बीपीएससी पूछा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? गंडक नदी पर बनाया गया, गंडक नदी से निकलती है। फिर आपका कोसी
नहर, तो कोसी में दो का है, एक आपका पूर्वी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, एक कोसी नदी से निकलती है, ये तो नाम से ही क्लियर है। जैसे सोन नहर है तो सोन नहर भी क्लियर है, सोन नदी से निकलती है, ठीक है। ये आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से आया है कि त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी पर या किस नदी से निकाली गई है, तो गंडक नदी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम इसी को डिटेल्स में यहाँ से पढ़ते हैं। आपका पहला सोन नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना यानी सोन परियोजना है, तो सबसे पुरानी परियोजना है आपका बिहार की। इसका निर्माण आपका 1874 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है। सोन नदी परियोजना का जो आपका निर्माण है वो आपका 1874 ईस्वी में ही किया गया था, ठीक है। और सोन नहर जो है ना, यहाँ पूर्वी नहर, यहाँ सोन नदी परियोजना जो है यहाँ से आपका दो नहर निकला है, ठीक है। एक है पूर्वी सोन नहर, दूसरी आपका पश्चिमी सोन नहर। एक है पूर्वी सोन नहर, दूसरी आपका है पश्चिमी सोन नहर। इतना समझिए कि सोन नदी पर जो बांध बना है ना, वहाँ से दो नदी निकली है, एक है पूर्वी सोन नहर, दूसरी है आपका पश्चिमी सोन नहर। अब जो पूर्वी सोन नहर है उनसे देख लीजिए सिंचाई किन किन जिला में होता है, बस यही ध्यान रखना आपको कि पूर्वी सोन नहर से किन जिलों में सिंचाई होती है। तो ये आपका औरंगाबाद, गया, पटना, अरवल, औरंगाबाद, गया, पटना, अरवल, औरंगाबाद, गया, पटना, अरवल जिला में जो है ये पूर्वी सोन नहर से सिंचाई होती है, पूर्वी सोन नहर से सिंचाई होती है। एक जिला और ध्यान रखिए, जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद जिला में भी आपका पूर्वी सोन नहर से ही सिंचाई होती है। और ये जो पूर्वी सोन नहर है ना, ये बारून नामक स्थान से निकलती है, बारून नामक स्थान से यह नहर निकलती है। और पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, गया, पटना, अरवल, जहानाबाद जिला में सिंचाई होती है। दूसरा आपका है पश्चिमी सोन नहर, तो पश्चिमी सोन नहर से आपका भोजपुर, कैमूर, रोहतास, यहाँ देखिए रोहतास आ गया, रोहतास, बक्सर। तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी सोन नहर से किन जिलों में सिंचाई होती है, तो भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, ठीक है। और ये कहेंगे पश्चिमी सोन नहर से सबसे अधिक फायदा यानी सबसे अधिक सिंचाई किस जिला में होता है, ये होता है आपका रोहतास जिला में, ठीक है। पश्चिमी सोन नहर से सबसे अधिक सिंचाई रोहतास जिला में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला आपका है कोसी नदी परियोजना, ध्यान दीजिएगा। इसका शुरुआत आपका 1954 में होती है और ये तैयार हो जाता है आपका कब, 1965 में। तो ध्यान रखना है कोसी नदी परियोजना की शुरुआत आपका 1954 में होता है और ये बनकर तैयार हो जाता है आपका 1965 में। और ये ध्यान रखिएगा ये जो कोसी नदी परियोजना है ये आपका बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आपके एग्जाम में यदि बिहार ऑप्शन न रहे तो क्या होगा, कहेंगे भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। क्यों, क्योंकि नेपाल आपका बिहार किस में आते हैं, भारत में ही आते हैं ना, ठीक है। ऐसे समझौता आपका देश से होता है, ठीक है। तो ऐसे कहिए कि ये जो आपका कोसी नदी परियोजना है ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आपका ऑप्शन बिहार आता है तो बिहार रखिए, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी नदी परियोजना। और ये जो है ये आपका हनुमान नगर से नहर निकाली गई है, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि कोसी नदी परियोजना से आपका 3 नहर निकाला गया है, ठीक है। यानी कोसी नदी से 3 नहर निकाला गया है, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर याद करने वाली बात क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि पूर्वी कोसी नहर से किन जिलों में सिंचाई होती है, पश्चिमी कोसी नहर से किन जिलों में सिंचाई होती है और राजपुर नहर से किन जिलों में सिंचाई होती है, ठीक है। देखिए पूर्वी कोसी नहर यहाँ आप लिख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। पूर्वी कोसी नहर से जो है ये आपका अररिया, अररिया, पूर्णिया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ठीक है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिले में सिंचाई होती है आपका पूर्वी कोसी नहर से, पूर्वी कोसी नहर से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिलों में सिंचाई होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और आपका पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल जिले में सिंचाई होती है। बस इतना ही ध्यान रखना है। पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल जिले में सिंचाई होती है। फिर आपका राजपुर नहर, तो राजपुर नहर से आपका खगड़िया और सहरसा जिला में सिंचाई होती है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बस ये भी ध्यान रखना है कि कोसी नदी से 3 नहर निकाली गई है, आपका पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर की नहर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना जो है ये आपका यूपी, बिहार, नेपाल, यूपी, बिहार, नेपाल तीनों की संयुक्त परियोजना है। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना बहुत आसान है। कैसे? देखिए, आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, ये जो गंडक नदी है, ये जो गंडक नदी है ये आपका यूपी और बिहार से सीमा लगाती है। गंडक नदी यूपी और बिहार से सीमा लगाती है। जब यहाँ पर बांध बनाया जाएगा तो स्वाभाविक है यूपी भी अपना हिस्सा मांगेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि गंडक नदी परियोजना जो है यूपी, बिहार, नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और बात रहा नेपाल की, तो नेपाल इसमें कब साथ आया, कब संधि किया? तो ये क्या था आपका 1959 को ही। ठीक है, 1959 को ही गंडक नदी परियोजना के लिए यूपी जो है, सॉरी, यूपी बिहार के साथ नेपाल क्या करते हैं? संधि करते हैं। ठीक है, नेपाल संधि करते हैं और इसका निर्माण होता है आपका 1969 में। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब ध्यान रखिएगा, देखिए भैंसा लोटन नामक स्थान से, भैंसा लोटन नामक स्थान से 2 नहर निकाली जाती है। एक आपका है पूर्वी त्रिवेणी नहर। हम लोग पढ़े हैं कि त्रिवेणी नहर जो है ये आपका गंडक नदी से ही निकलती है। तो पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर, यहाँ पर नोट्स में आप त्रिवेणी नहर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर आपको निकाली जाती है कहाँ से? भैंसा लोटन नामक स्थान से। अब फिर ध्यान रखिए कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से किन जिलों को फायदा मिलता है? तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। और ध्यान रखिएगा ये जो है इसको हम, ये जो आपका है पूर्वी त्रिवेणी नहर, इसको ध्यान रखें एक और नाम है, इसको बोलते हैं तिरहुत नहर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है आपका तिरहुत नहर, यानी इसको हम तिरहुत नहर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, पूर्वी त्रिवेणी नहर को तिरहुत नहर से, तिरहुत नहर के नाम से भी जाने जाते हैं, उसको ध्यान रखना। पूर्वी त्रिवेणी नहर को तिरहुत नहर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और इससे फायदा किसको मिलता है? तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर को भी, समस्तीपुर जिला को भी फायदा मिलता है। ठीक है, अब दूसरा आपका है पश्चिमी त्रिवेणी नहर। पश्चिमी त्रिवेणी नहर, तो ध्यान रखना पश्चिमी, इसमें एक आपका रह गया पूर्वी में पश्चिम चंपारण भी है, पश्चिमी चंपारण भी है। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम देखते हैं, एक बार फिर से पूर्वी त्रिवेणी नहर को देखते हैं कि किन किन जिलों को फायदा मिलता है। तो ये आपका है पूर्वी चंपारण, साथ में पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर जिला को फायदा मिलता है। और पूर्वी त्रिवेणी नहर को हम किस नाम से जानते हैं? तिरहुत नहर के नाम से। ठीक है, तिरहुत नहर के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यही आपका तिरहुत नहर से सबसे अधिक फायदा किस जिला को मिलता है? तो पश्चिमी चंपारण को मिलता है। या पूर्वी त्रिवेणी नहर से सबसे अधिक फायदा किसको मिलता है? तो पश्चिमी चंपारण को मिलता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो कहा पश्चिमी त्रिवेणी नहर है, पश्चिमी त्रिवेणी नहर है, उसको सारण नहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारण नहर भी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी त्रिवेणी नहर को सारण नहर भी कहते हैं। ठीक है, और इससे पश्चिमी त्रिवेणी नहर से किन किन जिला को फायदा मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, गोपालगंज, गोपालगंज, सारण, गोपालगंज, सारण, गोपालगंज, सारण, सिवान। ठीक है,
पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। गोपालगंज, सारण, सिवान। तो पश्चिमी त्रिवेणी नहर से गोपालगंज, सारण, सिवान को फायदा मिलते हैं, उन जिलों को सिंचाई मिलती है, ठीक है, सिंचाई होती है। ये था आपका कुछ आपका नदी परियोजना जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आपका है, देखिए ये बस इतना आप ध्यान रखिए कि देखो लघु सिंचाई जो होते हैं ना, लघु सिंचाई 2000 से कम हेक्टेयर में सिंचाई होती है उसको बोलते हैं लघु सिंचाई। मध्यम सिंचाई 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचाई होती है उसको बोलते हैं मध्यम सिंचाई। वृहद सिंचाई होती है 10,000 से अधिक हेक्टेयर में सिंचाई होती है तो उसको बोलते हैं हम वृहद सिंचाई। ये तो बेसिक है। अगला देखते हैं, आगे आपका कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना जो है वो कोसी नदी में बना हुआ है, ठीक है, और ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। सोन परियोजना ये आपका बिहार की है। सोन नदी परियोजना जो है वो बिहार की है। एक सेकंड, सोन नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना, ठीक है, उसमें केवल बिहार है। कहाँ है, एक सेकंड, आपका सोन नदी परियोजना क्या होगा, बिहार होगा। कोसी नदी परियोजना बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी परियोजना, तभी हम लोग देखे थे गंडक में बिहार, यूपी, नेपाल ये तीनों का संयुक्त परियोजना है। वान सागर परियोजना जो सोन नदी बना हुआ है ये बिहार, यूपी और एमपी का भी है, ठीक है। वान सागर परियोजना जो है वो आपका सोन नदी पे बना हुआ है। ये आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों का संयुक्त परियोजना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है बागमती परियोजना, बागमती नदी परियोजना। देखो ये आपका सीतामढ़ी के रामनगर स्थान से निकाली गई है, ठीक है। यहाँ से आपका फायदा किसको मिलता है, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर को, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर को। यानी देखो बागमती नदी पर सीतामढ़ी के रामनगर स्थान पर बांध बनाया गया, ठीक है, बांध बनाया गया जिससे सिंचाई का फायदा मिलता है किसको, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर को। फिर आपका अगला है वान सागर परियोजना, वान सागर परियोजना। तो इसका निर्माण आपका 1978 में हुआ था, लेकिन ये पूर्ण हुआ था आपका 2006 में। 1978 में शुरू हुआ था काम, लेकिन ये पूर्ण हुआ है 2006 में। अब देख रहे कितना पुराना परियोजना है, कितने साल के बाद निर्माण कंप्लीट हो रहा है। 1978 में काम शुरू हुआ था और निर्माण पूरा हुआ 2006 में। और देखो अभी हम देखे थे कि ये आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त परियोजना है। इसमें देखो फायदा लाभ इससे कैसे मिलता है, देखो तो 2:1:1 यानी पूरे का देखें ना, पूरे का आधा पार्ट किसको मिलता है, एमपी को, और इस आधे में से 1/4 मिलता है किसको, आपको बिहार को, और 1/4 मिलता है किसको, तो आप यूपी को, ठीक है, और पूरे का आधा मिलता है आपको एमपी को। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। परसेंटेज में कहे तो देखो ऐसा है, परसेंटेज में उसको कहिएगा तो एमपी को 50% टोटल का, ठीक है, 25% आपका यूपी और 25% बिहार, ठीक है। अगला है आपका मंडल डैम परियोजना, मंडल डैम परियोजना। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नया है, ठीक है। मंडल डैम परियोजना ये आपका उत्तरी कोयल नदी पर बनाया गया है, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी पर बनाया गया है, जो सोन नदी की सहायक नदी है। सोन की सहायक नदी आपका उत्तरी कोयल नदी, और मंडल डैम परियोजना जो है यही आपका उत्तरी कोयल नदी पर बनाया गया है। और ये आपका बिहार और झारखंड के संयुक्त परियोजना है, बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। और यहाँ पर कोस्ट में देखो लिखा हुआ होगा 2019, ये जो आपको नहीं दिख रहा है ना, ये लिखा है 2019, ठीक है। 2019 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट हुआ है आपका 2019 में, ठीक है। डेट के साथ बोले तो ध्यान रखना 5 जनवरी, यहाँ से क्वेश्चन आया था बीपीएससी में आपका, लेकिन ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि 5 जनवरी 2019 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था आपका कब, 5 जनवरी 2019 को, ठीक है। और ये झारखंड के पलामू जिला में है,
और इससे जो है ना बिहार के किस जिला को फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको बिहार के गया और औरंगाबाद जिला को फ़ायदा मिलेगा, गया और औरंगाबाद जिला को। ठीक है, तो जो भी हम एक्स्ट्रा चीज़ इस नोट्स पर लिख रहे हैं ना, तो यदि आप नोट्स परचेज किए हो तो उस पर आप भी लिखिए। ठीक है, उन चीज़ को इंक्लूड कीजिए, जहाँ भी स्पेस है वहाँ पर इंक्लूड कीजिए। आप लिखिएगा अपने से छोटा भी लिखिएगा तो आपको पता रहेगा क्या लिखे हो। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट सब भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये था आपका मंडल डैम परियोजना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे प्रमुख झील हम देख चुके हैं, तो अब आपका अगला टॉपिक है मृदा। मृदा यानी मिट्टी, बिहार की मृदा यानी बिहार की मिट्टियाँ। तो मिट्टी में आज नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ समझना है। तो एक क्लास आपको हम मिट्टी के लिए अगले क्लास में पूरे बिहार की मिट्टियाँ यानी बिहार की जो आपका मृदा है उनको आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि मृदा से क्वेश्चन आते हैं। और देख रहे हैं कितने अच्छे मैप बनाए गए हैं, देख रहे हैं ये कितने अच्छे मैप बनाया गया है, तो समझने में बहुत आपको आसान होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में हम आप पढ़ेंगे बिहार की मृदाएँ। ठीक है, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम बिहार की मृदाएँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप फिर एक बार कहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। आप अपने अपने व्हाट्सएप पर ना स्टेटस लगा लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है वो अपने व्हाट्सएप पर इसको स्टेटस लगाते हैं। अपने व्हाट्सएप पर बिहार स्पेशल जो भी हम क्लास करवाए हैं उसको आप स्टेटस के रूप में वीडियो को लगाइए। ठीक है, तभी वीडियो का यानी अधिक स्टूडेंट देख पाएगा, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगा। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मेहनत लगता है पढ़ाने में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।